Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is applications of the principle of flotation. बहुत सारे examples इस topic में हम लोग cover करने वाले हैं. So first, flotation of iron ship. आयन शिप कैसे फ्लोट होगी ऑन द सरफेस ऑफ बिग सी वाटर, है ना. तो उसमें से जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, तो इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एन आयरन नेल एंड सेकेंड वन इज शिप. सो एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वाइल शिप फ्लोट्स. तो एक छोटी सी जो आयरन नेल होती है वो अंदर चली जाती है पानी की सरफेस के अंदर और डूब जाती है. बट इतनी बड़ी जो शिप है वो पानी में डूबती नहीं बल्कि वो तैरती है पानी के सरफेस पे. तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयन नेल है उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो पूरा आयन का होगा. वी नो दैट आयन की जो डेंसिटी है वो वाटर सरफेस से ज़्यादा है. तो इसीलिए वो अकॉर्डिंग टू इट्स ओन डेंसिटी, ओन वेट, वो सिंक हो जाती है. और अगर हम लोग शिप का एग्जांपल ले तो शिप वॉल्यूम में बहुत बड़ी होती है बट शिप के अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम रखा है कि जिससे अंदर एयर अंदर ही रह पाए. तो ड्यू टू दैट एयर इनसाइड दिस शिप, शिप की जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम हो जाती है क्योंकि अंदर हवा हो गई. आयन नेल में अंदर सॉलिड था, आयन था, बट शिप के अंदर पूरा एयर मीडियम है और एयर की जो डेंसिटी है वो पानी से बहुत ही कम है. इसीलिए शिप का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो तो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है. तो जितना पोर्शन पानी के अंदर सबमर्ज हो गया उतनी ही अपथ्रस्ट उसके ऊपर लगेगी. तो वो अपथ्रस्ट को नलीफाई कर रहा है जितना पोर्शन शिप ने पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया और बाकी का पोर्शन पानी के ऊपर रहेगा. तो यहाँ पर अपथ्रस्ट नलीफाई हो गया. इसीलिए किससे नलीफाई हुआ? तो शिप के जो वेट है उससे. तो इसीलिए जो इतनी बड़ी शिप होगी वो डूबने वाली नहीं है बल्कि तैरेगी. क्लियर? ओके. So now we are moving on to our second example, that is a loaded ship is submerged more while an unloaded ship is less submerged. इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल है कि जब हमारी जो शिप होगी हमने उसको पूरी तरीके से भर दिया तो अगर लोड ज़्यादा लोड भरेंगे उसका वेट ज़्यादा होगा. तो ऑब्वियसली वो जो सबमर्ज होगी वो ज़्यादा अंदर तक जाएगी क्योंकि उसका वेट बढ़ गया जो कि अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है ड्यू टू दी वाटर सरफेस. तो वो वेट से कम हो जाएगा क्योंकि हमने लोड ज़्यादा भरा हुआ है. तो वेट बढ़ गया इसीलिए शिप ज़्यादा पानी में सबमर्ज हो जाएगी. और उसके दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम जब कभी भी शिप को अनलोड करेंगे मतलब कि उसका जो वेट है उसको घटा देंगे तो वेट घट गया, दैट मीन्स कि अपथ्रस्ट बढ़ गया. तो उसके अकॉर्डिंग जब अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा तो शिप ऊपर की तरफ जाएगी, है ना. तो वो कम पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगी. तो उसकी जो वाटर सरफेस है जो शिप वाटर सरफेस के जितना अंदर था उससे कम हो जाएगा मतलब कि ऊपर आ जाएगा. ओके. Now we are moving on to our third example, that is a ship begins to submerge more from sea to river. मतलब कि जो रिवर है उसमें जो अगर हम लोग शिप ले जाएंगे तो ज़्यादा सबमर्ज होगी. क्या होगा? रिवर में ज़्यादा सबमर्ज होगा और सी में कम सबमर्ज होगा. तो ऐसा क्यों? रिवर और सी में क्या डिफरेंस है कि रिवर में शिप ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी, ज़्यादा पानी के सरफेस के अंदर जाएगी और सी पे वो कम पानी के सरफेस के अंदर जाएगी. तो ऐसा क्यों? क्योंकि वी नो दैट शिप के अंदर क्या है, पूरा एयर का मीडियम है
और जो हमारा ये रिवर है उसकी अगर वाटर सरफेस की बात करें तो उसमें सॉल्ट कम पाया जाता है। अगर सॉल्ट कम होगा तो उसकी डेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। अगर सॉल्ट कम तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर डेंसिटी कम होगी तो फिर हमारी जो शिप है उसको ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो शिप है उसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो रिवर की डेंसिटी कम है, शिप की डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है, पूरी नहीं डूबने वाली। बट अगर हम कंपैरिजन लें तो सी वाटर की डेंसिटी रिवर वाटर से ज़्यादा होगी, रिवर वाटर की डेंसिटी कम होगी। इसीलिए शिप जब रिवर वाटर में होगी तो ज़्यादा डूबी हुई होगी, पूरी नहीं डूबेगी बट थोड़ी डूबी हुई होगी। और सी जब हम लोग लेंगे तो सी वाटर में जो शिप होगी वो कम डूबी हुई होगी एज कंपेयर टू रिवर वाटर। तो वी नो दैट कि जो रिवर है, अगर रिवर की हम लोग बात करें, उसकी डेंसिटी की बात करें, दैट इज इक्वल टू 1.00 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और अगर सी वाटर की बात करें सो दैट इज 1.026 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सो इट शोज दैट कि जो सी लेवल है उसकी जो वाटर डेंसिटी है वो इससे ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो अकॉर्डिंग टू अवर एयर मीडियम, तो सी पे जो हम अगर सी लेवल पे अगर शिप को रखेंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहेगा। और यहाँ पर डेंसिटी कम होने के कारण हमारी जो शिप है वो थोड़ी ज़्यादा पानी के अंदर रहेगी। क्लियर? सो दिस एग्जाम्पल main focus is on the density. According to the comparison between this density we have different results. Okay, so now we are moving on to our fourth example, that is plimsoll line. अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी शिप पे ऐसे वाइट कलर की लाइंस ड्रॉ की रहती है एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हॉरिजॉन्टली वो लाइन ड्रॉन रहती है क्योंकि ये जो प्लिम्सन लाइन है उससे ही पता चलेगा कि हमें शिप में कितना लोड भरना है। अगर वाटर लेवल इस प्लिम्सन लाइन को अगर टच कर रही है दैट मीन्स दी दैट शिप इज ओवरलोडेड। तो तब हमें क्या करना है, लोड को कम करना है। लोड को इसलिए कम करना है क्योंकि ये जो लाइन है वो डेंजर का एक मार्क बोल सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि जब शिप है वो सी सरफेस पे आगे जाएगी तब आगे तूफान भी आ सकता है, उससे शिप पूरी डूब सकती है। तो अगर इस लाइन को हम लोग परफेक्ट कर पाए, लोड को अगर सही तरीके से हम लोग रख पाए सही वेट से, तो फिर डेंजर नहीं हो सकता, हम लोग आउट ऑफ द रिस्क हो सकते हैं। So that's our fourth example, and now we are moving on to our fifth example, that is an unloaded ship is filled with sand its bottom. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी शिप अगर अनलोडेड है, अगर कोई चीज़ ही नहीं है और हमें ले जानी है, फिर भी हमें उसकी जो बॉटम है उसको रेत से भरनी है या फिर बड़े बड़े पत्थर रख के उसकी जो बॉटम है उसको भरनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों कि अनलोडेड में भी हमें थोड़ा बहुत लोड भरना पड़ेगा ड्यू टू सैंड और स्टोन्स। इसलिए क्योंकि जब कभी भी हमारे पास जो शिप है वो अनलोडेड होगी तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ होगी, मतलब कि शिप के जो अपर लेवल है उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली जाएगी। तो क्योंकि बॉटम की जो हमने कुछ लोड भरा ही नहीं है तो इसलिए हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपर सरफेस पे होगी। अपर सरफेस पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अगर वैसी ही हम लोग शिप को पानी में ले जाएं और शायद तूफान आ जाए तो पूरी शिप विंड से ही पूरी एक साइड झुक जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा ऊपर हो गई। तो उसको नीचे लाने के लिए हमें उसके बॉटम पे थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए। और नीचे आने के कारण उसका जो लेवल है वो सही तरीके से रख पाएंगे, और ज़्यादा अगर विंड होगी फिर भी वो जो शिप है वो एक एंड पे एक साइड पे नहीं गिर पड़ेगी। सो बॉटम को भी ध्यान रखना है कब, जब कभी भी अनलोडेड शिप हो तब। लोडेड शिप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसको हमने लोड किया हुआ है जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ सके। ठीक है, ओके।
Now we are moving on to our second classification. So it is flotation of human body. तो फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको पहले समझते हैं कि कुछ लोग पानी में तैर सकते हैं इजीली और कुछ लोग पानी में नहीं तैर सकते, क्योंकि इट्स अ सिंपल साइंस दैट कुछ लोग अपने बॉडी के अंदर अपने लंग्स में अगर ज़्यादा हवा भर पाएंगे तो वो आसानी से तैर पाएंगे, और कुछ लोग अगर बॉडी पे ज़्यादा हवा नहीं भर पाएंगे तो वो तैर नहीं सकेंगे इजीली। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज इट्स इज ईजियर फॉर अ मैन टू स्विम इन सी देन इन फ्रेश वाटर। तो इससे पहले मैंने जो समझाया कि जो भी अपने लंग्स में अपनी बॉडी में जितनी एयर भर पाए, उससे क्या मतलब होगा कि जितनी एयर होगी उतना हमारी बॉडी का जो डेंसिटी है वो उतना कम हो जाएगा, क्योंकि हवा की डेंसिटी वैसे ही कम है। तो जो हवा की डेंसिटी है उसके कारण अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर पाएंगे तो हमारी बॉडी से वो हम जब सी वाटर पे या फिर कोई भी वाटर पे अगर फ्लोट करेंगे तो इजीली हम लोग स्विम कर पाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हवा नहीं भरेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, लंग्स है, फिर किडनीज है, हार्ट है, तो इन सब की डेंसिटी बढ़ने के कारण हम लोग नीचे की तरफ खींचे चले आएंगे ड्यू टू अवर ओन वेट्स। तो जितनी ज़्यादा हवा भरेंगे डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी अगर कम होगी तो फिर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा और उससे स्विम करने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन इज, क्यों एक पर्सन के लिए सी पे स्विम करने से अच्छा है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से स्विम करने से अच्छा है सी वाटर में स्विम करें। अगर रिवर है, फ्रेश वाटर मतलब कि रिवर, तो रिवर से अच्छा है सी वाटर में स्विम करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्लियर वी डिस्कस हियर दैट कि सी वाटर उसकी डेंसिटी है 1.026, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर रिवर वाटर उसकी डेंसिटी कम है। अगर कम डेंसिटी है, हमारी बॉडी की भी एक डेंसिटी होगी, तो कम डेंसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी तो वैसे ही डेंसिटी कम है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि वो ज़्यादा सबमर्ज हो जाएगा। और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी जल्दी नीचे रहना चाहेगा और उस बॉडी को ऊपर रखेगा जिसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पर डेंसिटी पहले से ही कम है तो पानी ट्राई ही नहीं करेगा कि ये जो बॉडी है उसको मैं ऊपर रख पाऊँ, तो बॉडी को भी वो नीचे खींचेगा। So this is totally upon the density difference of different waters. Okay, so now we are moving on to third classification, that is flotation of submarines. सबमरीन्स की फ्लोटेशन कैसे वर्क करती है, तो पूरा यहाँ पर मैंने सबमरीन को ड्रॉ किया हुआ है। अब सबमरीन में यहाँ पर दो ब्लास्ट होंगे। दो ब्लास्ट टैंक क्यों लगाए हैं? क्योंकि सबमरीन इज फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर एज वेल एज आउटसाइड द वाटर। अगर सबमरीन को अंदर जाना है पानी के तो क्या करना है, सब में पानी भर देना है, इन दोनों में पानी भर जाएगा, तो वैसे ही ड्यू टू द डेंसिटी वो पूरी जो सबमरीन है वो नीचे चली जाएगी। अगर सबमरीन को हमें ऊपर रखना है वाटर सरफेस से, तो सिंपल इस पानी को वापस सी में डलवा दो और दूसरी जगह से उसमें एयर प्रेशर लगा दो। अगर अंदर एयर आ जाएगी, पूरा पानी बाहर आ जाएगा, तो वैसे ही डेंसिटी कम होने के कारण ये पूरी सबमरीन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर द फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन्स। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा वॉल्यूम वाले ब्लास्ट होंगे उतना ही ये जो सबमरीन है उतना ही नीचे जा पाएगा एज वेल एज उतना ही ऊपर जा पाएगा। तो इसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा पानी भरेंगे उतनी ये ज़्यादा नीचे आएगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पर पानी को बाहर निकाल के हवा भरेंगे उतना ये सबमरीन ऊपर आ पाएगा। सो ये जो हमारा टॉपिक है अभी आधा ही है, इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।